दोस्तों, हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन है जो अमेरिका के हिसाब से आतंकवादी, रशिया के हिसाब से मिलिटेंट्स और ईरान के हिसाब से रेवोल्यूशनरी है। लेकिन जो कुछ भी हो, मिडल ईस्ट में चल रहे पूरे कलेज का हड़ताल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी संगठन से जाके मिलता है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन ये दुनिया में उन चुनिंदा पार्टियों में से एक है जिसके पास खुद की आर्मी है और खुद के हथियार है। और अगर इसराइली इंटेलिजेंस की बात माने तो आज की तारीख में हिजबुल्लाह के पास तकरीबन 2,30,000 रॉकेट्स रखे हुए हैं। दोस्तों, वैसे तो ऑफिशियली हिजबुल्लाह की बुनियाद 1985 में लेबनान के अंदर की गई है, लेकिन हिजबुल्लाह के आइडिया की शुरुआत होती है 1982 से, यानी उस वक्त जब इसराइल ने लेबनान के ऊपर हमला किया। लेकिन ये वो दौर था जब खुद लेबनान के अंदर भी सिविल वार चल रही थी। वैसे आपको ये बात पता होना चाहिए कि लेबनान वो देश है जहाँ की 40% आबादी क्रिश्चियन है और 54 की आबादी मुस्लिम। इतना ही नहीं, लेबनान की इस मुस्लिम आबादी के अंदर भी एक बहुत बड़ा लफड़ा है। असल में लेबनान में रहने वाले मुस्लिम आबादी आधी शिया है और आधी सुन्नी, और इसलिए जब लेबनान के अंदर सिविल वार चल रही थी तो शिया मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहा था ईरान और सुन्नी मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहा था सऊदी अरबिया और बाकी के अरब देश। इतना ही नहीं, 1982 में ईरान ने लेबनान के अंदर चल रहे सिविल वार में अपने तकरीबन 1500 रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को लड़ने के लिए भेजा था। वैसे आपको ये बात पता होना चाहिए कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ईरान के वो सोल्जर थे जिन्हें इमाम खुमैनी ने 1979 में ईरान के अंदर होने वाले इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद खुद का तख्ता पलट होने से रोकने के लिए बनाया था। खैर, असल में 1982 में ये 1500 रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ही थे जिन्होंने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की बुनियाद रखी, जिस वक्त उसका मिशन था इसराइल को लेबनान से बाहर करना। और अगर देखा जाए तो ये लोग अपने बेसिक ऑब्जेक्ट को अचीव करने में कामयाबी हुए थे। और 2002 जब हिजबुल्लाह और हमास ने मिलकर इसराइल के ऊपर रॉकेट हमले किए, और 2006 जब इसराइल ने लेबनान के ऊपर हमला किया, और इसी तरीके से हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू चलता आ रहा था। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा बदलाव आया था 2011 में। दोस्तों, असल में 2011 में सीरिया के अंदर बशर अल असद का तख्ता पलट करने की कोशिश शुरू हुई, और क्योंकि सीरिया हिजबुल्लाह के लिए एक लाइफ लाइन है, इसीलिए बशर अल असद की मदद करना 2011 के बाद हिजबुल्लाह का प्राइम ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि हिजबुल्लाह के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसलिए वो ट्रेड के लिए समंदरी रास्ते का यूज़ नहीं कर सकता था। और ईरान, जो कि हिजबुल्लाह को सबसे ज़्यादा मदद भेजता है, वो अपनी सारी मदद यानी हथियार और पैसे इराक और सीरिया होते हुए हिजबुल्लाह तक पहुंचता है। और अगर सीरिया में बशर अल असद को हटाते हुए सुन्नी मुस्लिम्स पावर में आ जाते तो अपने आप हिजबुल्लाह की ये लाइफ लाइन हमेशा के लिए कट जाती। इसीलिए हिजबुल्लाह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी सीरिया के अंदर बशर अल असद की मदद के लिए। लेकिन हिजबुल्लाह के साथ में एक बहुत बड़ी परेशानी है। असल में हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसराइल एक देश। और भले ही हिजबुल्लाह का प्राइम ऑब्जेक्ट इसराइल का खात्मा हो, लेकिन अगर हिजबुल्लाह इसराइल के ऊपर सीधा हमला करता तो एक देश होने के नाते तकरीबन पूरी दुनिया इसराइल के साथ खड़ी हो जाती। इसीलिए जब सीरिया के अंदर रिफ्यूजी क्राइसिस होना शुरू हो गई तो हिजबुल्लाह ने सीरिया के अंदर मौजूद शिया आबादी को धीरे धीरे करके पूरी लेबनान में बसाना शुरू कर दिया। और अगर हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर मजबूत होता है तो अपने आप मिडल ईस्ट के ऊपर सऊदी अरब की पकड़ कमज़ोर होना शुरू हो जाती। इतना ही नहीं, नवंबर 2017 में हिजबुल्लाह ने सऊदी अरब को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश भी की, जो कि 5 नवंबर 2017 को यमन में लड़ रहे हूती रेबल्स ने एक मिसाइल सऊदी अरब के कैपिटल रियाद के ऊपर फायर की और उससे सप्लाई किया था हिजबुल्लाह ने। और ये एक तरफ से सऊदी अरब के लिए एक खुली चुनौती थी, क्योंकि सीरिया के अंदर वार तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। और असल में यह हिजबुल्लाह ही था जिसकी मदद से बशर अल असद ने सीरिया के अंदर में हारी हुई बाजी जीती है। इतना ही नहीं, ISIS के खात्मे के बाद आज की तारीख में पूरे मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा मजबूत हिजबुल्लाह है। इसीलिए हिजबुल्लाह इस कोशिश में लगा हुआ है कि जल्दी से जल्दी यमन के ऊपर भी ईरान का कंट्रोल हो जाए। अब क्योंकि सऊदी अरेबिया यमन के अंदर ऑलरेडी लड़ रहा है, और क्योंकि हूती रेबल्स को न सिर्फ ईरान और हिजबुल्लाह दोनों से सपोर्ट मिल रहा है, बल्कि यमन के अंदर सऊदी अरब आर्मी को गोरेला युद्ध का सामना करना पड़ता है। इसीलिए तमाम घातक हथियार होने के बावजूद भी यमन के अंदर सऊदी अरबिया को कामयाबी नहीं मिल रही है। यमन के बाद लेबनान वो देश होगा जो 21वीं सदी के अंदर शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट की बलि चढ़ेगा।